हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए आपका जो सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है पोषण, इसमें प्रथम खंड में जो पोषण और स्वास्थ्य, तो उसका जो पोषण वाला टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने आपको संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं, 2-3 क्लासें हो गई हैं। ठीक है, आज ये हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उससे, खनिज लवण और जल के बारे में। और बहुत ही डीप में आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और बहुत ही कम समय है। इसके साथ ही आपका जो है, जो ये पोर्शन दिया गया है 55 अंक का, इसको कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी थ्योरी आपको दे रहा है और थोड़ी सी स्पीड अधिक रहती है, तो आप स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि बहुत अच्छा मैटर आप तक जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम खनिज लवण पढ़ेंगे, या खनिज जो तत्व होते हैं वो किसकी कितनी मात्रा में किस मनुष्य को ज़रूरत होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और किसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, ये हम देखेंगे। दैनिक ज़रूरत होती है किस खनिज लवण की। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल क्या होता है। फिर जल जो है वो भी 2 प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल, तो ये हम देखेंगे। फिर भारी जल D2O क्या कहलाता है। फिर जल के जो स्रोत हैं, कहाँ पर कितना % जल पाया जाता है, ये हम सारी चीज़ें आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है आज की हमारी क्लास नंबर 4, जिसमें भोजन एवं स्वास्थ्य में जो हमारा टॉपिक दिए गए हैं, मतलब जो पोषण है, पोषक तत्व जो होते हैं, मनुष्यों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो दीर्घ पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, और लघु पोषक तत्व जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो कौन कौन से हैं, इससे पिछले लेक्चर्स में हम कवर करवा चुके हैं आपको। और जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने आपको पोषण के बारे में बताया था कि पौधों में किस प्रकार से पोषण होता, सहजीवी संबंध क्या होता, सहभोजी क्या होता, मृतोपजीवी क्या कहलाता, परजीवी क्या होता है। इसके बाद हमने मानव में पोषण की विधियाँ पढ़ी थी, मानव में जो पोषण का क्रम चलता है वो आपको बताया हुआ था। तो आप सारे लेक्चर देखते जाएँ, और इसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप सारी क्लासों को ज़रूर देखिए। तो ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपको हम बता चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या कहलाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी कमी या अधिकता से कौन से रोग होते हैं, और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके थे। फिर वसा भी आपको बताया था, वसा क्या कहलाती है, संतृप्त असंतृप्त वसा क्या होती है, इसकी कमी अधिकता से कौन से रोग होते हैं, या फिर जो वसा के प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हमने प्रोटीन आपको बताया, संयुग्मी संयुक्त प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से मरासमस, क्वाशीरियोर का रोग हो जाते हैं, इसके प्रमुख स्रोत आपको बताए थे। फिर हमने विटामिन्स भी पढ़ लिए हैं, जो विटामिन होते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन आपका जो है वसा में घुलनशील होता है। फिर आपको किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, प्रमुख स्रोत क्या होते, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण यानी मिनरल साल्ट्स क्या होते हैं। खनिज लवण से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो खनिज लवण और जल को आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपका जो टॉपिक दिया गया किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, ये आपके बाल विकास का टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो देखिए यहाँ पर खनिज लवण क्या है, तो अकार्बनिक पदार्थ है। अब आप कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जानते होंगे, जिनमें कार्बन उपस्थित होता वो कार्बनिक पदार्थ, तो जिनमें अनुपस्थित होता वो क्या कहलाते, अकार्बनिक पदार्थ। तो जो खनिज लवण है वो कैसे हैं, अकार्बनिक पदार्थ है। इससे पहले हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, वसा पढ़ाया, प्रोटीन पढ़ाया, या फिर हमने क्या पढ़ाया, विटामिन। तो ये सब क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, आपको बताया था यौगिक क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं। यद्यपि खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने वाले आपके जो पोषक तत्व हैं वो आपको बताए थे कौन कौन से हैं, वसा है और आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और अधिक मात्रा में जो ऊर्जा संचित होती है वो वसा में होती है। अब देखिए इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है विभिन्न कार्यों को करने के लिए। अब खनिज लवण के कार्य थोड़ा सा देखिए।
लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है। अब आप जीव द्रव्य समझते होंगे, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जीव द्रव्य मतलब लसलसा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसके अंदर हमारे जो कोशिकांग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। कोशिकांग आप समझते होंगे, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, या फिर आपका सेंट्रोसोम हो गया, या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या तारककाय जिसे हम गाल्जी उपकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस सब जिसके अंदर उपस्थित होते हैं वो होता है जीव द्रव्य। ठीक, तो लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में विद्युत चालकता होती है, इसी से जीव द्रव्य में संवेदनशीलता होती है। अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं आयन बंधकों के कारण ही मतलब जो हमारे खनिज लवण हैं उन्हीं के कारण कार्य करते हैं। कई ऊतक, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में भी हमारे जो खनिज लवण हैं वो भाग लेते हैं। अब हम मानव शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज लवण हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो खनिज लवण है वो है सोडियम, जिसका संकेत होता है Na, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम। परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। ये केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है, तो यहाँ हम खनिज लवण पढ़ रहे हैं तो सोडियम के बारे में देखेंगे। तो यह मुख्यतः कोशिका वाह द्रव्य में धनायन के रूप में होता है, मतलब जो कोशिका का बाहरी द्रव्य वाह द्रव्य होता है उसमें किस रूप में, धनायन के रूप में होता है, तथा यह निम्न कार्य संबद्ध मतलब करता है या निम्न कार्यों को करता है। तो सोडियम के कार्य हमें पढ़ना है। तो यह क्या करता है, हमारे शरीर में पेशियों का संकुचन करता है, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण और रक्त दाब नियंत्रित करता है। तो पूछ सकता है रक्त दाब नियंत्रित करने वाला जो आयन है या फिर जो खनिज लवण है वो कौन सा है, तो वो आपका सोडियम है। इसके स्रोत हैं साधारण नमक। साधारण नमक इसका प्रमुख स्रोत होता है मछली, अंडे, मांस और दूध। ठीक है, अब इसकी जो दैनिक आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, तो 2.5 ग्राम इसकी दैनिक आवश्यकता हर एक मनुष्य को होती है। अगला है हमारा कैल्शियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैल्शियम। विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। तो एक तो हमारा विटामिन डी जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है, इसी के साथ मिलकर जो कैल्शियम होता है, जो Ca होता है, यह हमारे दांतों को तो पूछता है कि दांतों को दृढ़ता प्रदान करने वाला या दृढ़ता देने वाला जो खनिज तत्व है या खनिज लवण है वो कौन सा है, तो वो कैल्शियम है। याद रखिए, यह रुधिर के स्कंदन में भूमिका निभाता है, पेशीय संकुचन से भी ये संबद्ध होता है। इसके स्रोत है पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, चना, रागी, मछली आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसकी जो दैनिक आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य को 1.2 ग्राम होती है। अगला है आपका पोटेशियम। तो यह सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में ये भी होता है। इसके कार्य देखिए, कोशिका में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको ये संपन्न करवाता है, पेशीय संकुचन और तंत्रिका आवेग का संचरण और शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना। अब देखिए, यह लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। किसमें होता, सभी में, और इसकी दैनिक आवश्यकता लगभग 1 ग्राम होती है। अगला है हमारा फास्फोरस। यह मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों हड्डियों, तो एक तो कैल्शियम हमारे दांतों हड्डियों को मजबूती प्रदान कर रहा है दांतों को, लेकिन ये जो है दांतों के साथ साथ हड्डियों को भी किसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर। याद रखिए, यह शरीर के तरल पदार्थों की संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक जो खनिज लवण है वो कौन सा है, तो वो फास्फोरस है। हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस, तो केवल हड्डियों का यदि पूछता है तो आपको कैल्शियम नहीं लगाना, फिर आपको फास्फोरस लगाना है। ठीक है, अगला देखिए, इसके स्रोत हैं दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी आदि फास्फोरस प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। इसकी दैनिक आवश्यकता 1.2 ग्राम होती है। अगला है आयरन, लोहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह लाल रुधिर कणिकाओं जो RBCs होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो ब्लड होता है या लाल रक्त कण होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन सा है, तो आयरन है, लोहा है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लोहे की कमी से क्या हो जाता है, हमारे रक्त की क्षमता कम हो जाती, जिससे हमें एनीमिया हो जाता है। और जब एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, तो डॉक्टर हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, गुड़ खाने
की सलाह देते हैं। ठीक है। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों और महिलाओं में पाई जाती है। इसकी कमी से शरीर में क्षीणता आती है और अत्यधिक थकान महसूस होती है। एनीमिया की तीव्र अवस्था में आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, भूख ना लगना इसके लक्षण होते हैं। इसका जो स्रोत है अंडा, पालक, मेथी, अनाज, आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं, याद रखिए। ठीक है। अगला देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जल के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने खनिज लवण भी पढ़ लिए, अब हम देखेंगे जल, जो कि एक हमारा पोषक तत्व ही होता है। तो जल एक क्या है, यौगिक है, सबको पता है। और ये इसका जो अणु सूत्र होता है वो H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के ये बना होता है। इसके अणु सूत्र से स्पष्ट है कि जल का 1 अणु हाइड्रोजन और 2 परमाणु ऑक्सीजन के संयोग करते हैं। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, जल के अवयव हैं। तो पूछ सकता है कि जल के अवयव कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। किंतु जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण भिन्न भिन्न हैं। इस दशा में जल क्या है, एक द्रव्य है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती हैं, गैसें होती हैं। अब जल एक स्थायी यौगिक है। कैसा है, स्थायी यौगिक होता है। जल को उबालने पर वह वाष्प बन जाता है और पुनः ठंडा करते हैं तो पुनः से जल बन जाता है। वास्तव में जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ने के लिए जल को 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक गर्म करना होता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। यह मानव आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। मानव शरीर के भार का कितना % जल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। 65 से 75% भाग होता है। मानव शरीर के भार का जल कितना % होता है, तो 65 से 75। उल्टी और अतिसार यानी दस्त जब हो जाते हैं तो मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है और इस अवस्था को डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहते हैं। तो पूछता है कि मानव शरीर में जल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में निर्जलीकरण हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इतना इम्पोर्टेंट होता है जल। जल मानव शरीर के ताप को स्वेदन, जो जिसे पसीना कहते हैं, और बाष्पन द्वारा नियंत्रित रखता है। यह शरीर के एक कार्य दिए गए हैं, इनको आप याद कर लेना। ठीक है। यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण होता है। शरीर में होने वाली अधिकतर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। यह एक अच्छा विलायक होता है। इसमें जो विलेय पदार्थ होते हैं, कोई भी विलेय पदार्थ इसमें घुल जाता है, जैसे नमक घुल गया, चीनी घुल गई, ठीक है, तो ये विलायक माना जाता है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। अब क्वेश्चन बनता है कि एक सामान्य व्यक्ति है जिसको प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए, तो 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन औसतन है ये मात्रा। ठीक है। अब जल के स्रोत और वितरण देखेंगे तो जल प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह लगभग सभी प्राकृतिक द्रव्य जैसे हवा, मिट्टी, चट्टान, वनस्पति, प्राणी द्रव्य में विद्यमान रहता है। पृथ्वी की सतह का कितना, एक क्वेश्चन बन चुका है। 70% तो हमें पता है, लगभग हम पढ़ते हैं 71% जो जल है और बाकी जो 29% है वो आपका स्थल है। ठीक है। तो ये अब इस तरीके से पूछता है कितना भाग है, अब ऐसा देगा 1/3 भाग है, 2/3 भाग है, 3/4 भाग है। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल है। ठीक है, जिसे हम लगभग 71% कहते हैं। जल प्रकृति में पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं, ठोस रूप में भी मिलेगा जल पृथ्वी पर, द्रव में भी मिलेगा और गैस रूप में। अब ठोस के रूप में कब मिलता है, जब वो बर्फ बन जाता है। द्रव के रूप में है ही है, जल है, ठीक है, और गैस के रूप में जब वो भाप बनकर उड़ता है। तो तीनों रूपों में एकमात्र जल ही है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ के रूप में यह ऊंचे पर्वतों के शिखर पर और ठंडे देशों में ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों के निकट के क्षेत्र बर्फ से वर्ष भर ढके रहते हैं। अब स्रोत के आधार पर जल का प्रतिशत याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो महासागरों में कितना % जल होता है, तो 97.2%। भूमि से घिरे समुद्र और खारी झीलों में तो 0.08%। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। फिर ग्लेशियर्स में 2.15%। भूगर्भ में कितना, 0.625%। नदियों और मीठे जल की झीलों में तो 0.0091%। और वायुमंडल में कितना है, तो 0.001%। ठीक है। अब जल के हम प्रकार देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। एमपीटेट वर्ग 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना,
तो कठोर और मृदु जल, जल कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का, कठोर और मृदु। अब पानी के साथ क्रिया के आधार पर जल को 2 भागों में बांटा गया है। कठोर जल क्या होता है? तो देखिए, वह जल जो साबुन के साथ सरलता और शीघ्रता से काफ़ी झाग उत्पन्न नहीं करता, वो कठोर जल है। मतलब जिस पर असर नहीं पड़ता, वो कठोर है। इस जल के साथ बहुत अधिक साबुन खर्च करने पर भी झाग नहीं बनता। जबकि मृदु जल क्या होता है? जिसके साथ जो साबुन है वो सरलता और आसानी से झाग उत्पन्न कर देता, वो मृदु जल है। इस जल के साथ कम साबुन खर्च करने पर भी काफ़ी झाग उत्पन्न होता। अब ये जो कठोरता है, इसको कैसे दूर करेंगे, या जो कठोरता है वो किस कारण से होती? तो जल की कठोरता जल में कुछ लवणों के घुले रहने से होती है। तो देखिए, जल में यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के घुले रहने से जल कठोर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है। अब जल में घुले लवणों के अनुसार जल की कठोरता 2 प्रकार की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्थायी कठोरता किस कारण होती है और अस्थायी कठोरता किस कारण? तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। लेकिन अब मुख्य रूप से जो स्थायी कठोरता वो किस कारण होगी इनमें से, और अस्थायी किस कारण से होगी? तो देखिए, सबसे पहले अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं तो जल कैसा हो जाता है? अस्थायी हो जाता है और साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। अब इसको 2 प्रकार से हम हटा सकते हैं, एक तो जल को उबालकर या फिर उसमें चूना मिलाकर। तो ये याद रखना है कि जो अस्थायी कठोरता वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होगी, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। जबकि जो स्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण जल कैसा होता है? स्थायी कठोर होता है। अब ये तो हो गई कठोरता। अब पेयजल देखिए, पेयजल मतलब जो पीने वाला जल है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वच्छ और पारदर्शक होता है। यह निलंबित अशुद्धियों और जीवाणुओं से मुक्त होता है, किंतु इसमें कुछ खनिज लवण घुले रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और जल को स्वादिष्ट भी बनाते हैं। अब देखिए, सामान्यतः कुएं और नलकूप के जल पीने के योग्य होते हैं, अतः इनको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुआं में या नलकूप के जल में पोटेशियम परमैंगनेट या व्यंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद जल को छानकर पीना चाहिए। तो पूछा जाता है कि जो कुआं है या नलकूप है उसमें जल को शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का। जल को उबालने से अथवा उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से जल में उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर कोई भी चीज़ है जल को शुद्ध करने के लिए उसमें डाली जाती है तो वो किस कारण से? तो उसमें जो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं इस कारण, और जल पीने योग्य बन जाता है। पीने योग्य जल को ही क्या कहते हैं? हम पेयजल कहते हैं। तो ये तो पेयजल हो गया। अब खारा जल जो समुद्रों में मिलता है, तो क्या है खारा जल? तो जल एक अच्छा विलायक है। वर्षा का पानी शुद्ध होता है, किंतु जमीन पर गिरने के बाद वर्षा का पानी विभिन्न क्षेत्रों की भूमि और चट्टानों की परतों से होकर गुजरता है और इस क्रम में उसमें अनेक खनिज पदार्थ और लवणों के संपर्क में जल आता है और उनकी जो पर्याप्त मात्रा अपने में घोल लेता, क्योंकि जल विलायक है। और इतने सारे संपर्क में आने से जो भी चीज़ उसके अंदर होती है, चट्टानों के अंदर या फिर विभिन्न प्रकार की भूमि क्षेत्रों में, तो वो अपने अंदर घोल लेता है। फिर जल की बड़ी मात्रा में लवणों के घुल जाने के कारण उसका स्वाद कैसा हो जाता है? लवणीय हो जाता है, खारा हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं। गुजरात और राजस्थान में खारा जल एक गंभीर समस्या है। मृत सागर जॉर्डन भ्रंश घाटी में भी स्थित अत्यधिक लवणता युक्त सागर है। अब देखिए, ये हो गया हमारा पेयजल और खारा जल। अब देखिए भारी जल। भारी जल का सूत्र पूछा जाता है तो क्या होता है? D2O होता है, जो कि आपका हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमने पढ़े, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये आपका ड्यूटेरियम है। क्या है? ड्यूटेरियम। ठीक है, D2O भारी जल का सूत्र होता है। भारी जल की खोज किसने की थी? तो यूरे और बोस्टबर्न ने सन 1932 में करी। इसके अनुसार साधारण जल के 6000 भाग में केवल 1 भाग भारी जल। हमारा जो साधारण जल रहेगा उसका 6000 भाग रहेगा और भारी जल का उसमें कितना? 1%, मतलब 1 भाग रहेगा। इसे साधारण जल का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है
कि जो भारी जल है वो कैसे प्राप्त होता है। या फिर पूछेगा कि साधारण जल का कितना भाग भारी जल होता है। भारी जल का सूत्र क्या है, यह क्या है, तो यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। इसकी खोज किसने करी, यूरे बॉसबर्न। कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों के माध्यम से यदि हम आपकी तैयारी करवाएं तो एक ही टॉपिक से हम 30 क्वेश्चन रख देंगे तो आप समझेंगे कि हाँ बहुत अच्छा सेशन है, लेकिन आपको थ्योरी कवर करने की ज़रूरत है। अब जल के गुण देखिए, जल के गुण क्या होते, जल का हेमांक, हेमांक का मतलब होता है जमना और क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो जल कितने डिग्री पर जमता है ये आपको याद रखना है, और कब उबलने लगता है तो ये याद रखना है। तो जल सामान्य ताप पर कैसा है, द्रव है। ये हमने देखा जल कैसा होता है, द्रव में होता है। यदि हम इसको ठंडा करते हैं 0 डिग्री तापमान पर ठोस बर्फ में बदल जाता है, तो ये याद रखिए, ठीक है। 0 डिग्री तापमान जल का क्या कहलाता, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना। जल 0 डिग्री तापमान पर क्या हो जाता है, जम जाता है। द्रव जल को गर्म करने पर यह जल वाष्प में बदल दे जाता है, और हम जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबालते हैं तो जल क्या होता, उबलने लगता है, और यही इसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो याद रखना, यदि पूछेगा जल का हेमांक बिंदु कितना है तो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल क्या हो जाता है, जम जाता है। और उबलता कितने पर है, क्वथनांक बिंदु इसे कहते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब 0 से ऊपर 1 2 3 और 100 से नीचे मतलब 99 तक डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमानों पर जल किस अवस्था में रहता है, द्रव। यदि 1 डिग्री से लेकर के 99 डिग्री के बीच में हमारा जल है तो साधारण मात्रा में ये द्रव रहता है। जैसे ही इसको 100 डिग्री पर हम गर्म करते हैं तो ये क्या उबलने लगेगा, और यदि 1 से नीचे 0 पर पहुंचता है तो ये जम जाता है, मतलब जम गया, मतलब बर्फ बन गया, द्रव अवस्था में ये है ही है। और यदि उबलने लगा मतलब गैस के रूप में ये परिणत हो जाता है। अब जल का घनत्व देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है जल का घनत्व कितना होता है। तो जल का एक भौतिक गुण है घनत्व। प्रायः किसी पदार्थ का घनत्व द्रव अवस्था की अपेक्षा ठोस में, तो ये तो हमें पता है कि जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो द्रव की अपेक्षा ठोसों में अधिक होती है। अर्थात पदार्थ का ठोस रूप द्रव से भारी होता है, किंतु जल में इसका विपरीत गुण है, ये भी आपको याद रखना है। जल जैसे ही अपने ठोस रूप में आएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको जमा दिया है, मतलब ये बर्फ़ में बदल गया, तो यह फैल जाता है। इसके कारण ठोस बर्फ़ द्रव जल से हल्की होती है। बर्फ़ जल की ऊपरी सतह पर तैरती रहती है। एक क्वेश्चन बन चुका है कि जो बर्फ़ है वो जल की ऊपरी सतह पर तैरती रहती है, जबकि प्रायः सभी दूसरे पदार्थ ठोस अपने द्रव की तली में बैठ जाते। तो ठोस तो बर्फ़ भी है, तो जैसे हम जल के अंदर हम बर्फ़ को डालते तो वो ऊपर तैरती है, किस कारण से, घनत्व के कारण से। जैसे किसी और ठोस चीज़ को हम जल में डालेंगे तो वो डूब जाती है, तो किस कारण से ऐसा हो रहा है, घनत्व के कारण। इसी कारण सर्दी के मौसम में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचता है तो झील, नदी, तालाब या समुद्र की ऊपरी सतह का जल जमकर क्या हो जाता, बर्फ़ बदल जाता है, और नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल रहता है। अतः झील, नदी, तालाब तथा समुद्र के बर्फ़ से ढका होने पर भी उसके अंदर के जल में जलचर जो मछलियां हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, मरते नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, इसका कारण घनत्व ही है। अब साधारण जल तथा लवणीय जल का घनत्व भिन्न होता है। इसी कारण कुछ वस्तुएं साधारण जल में डूब जाती हैं, इसके विपरीत खारे जल में तैरती रहती हैं। यह लवणीय जल का घनत्व अधिक होने के कारण होता है। तो याद रखना, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज़ है जो साधारण जल में तैर रही है या फिर खारे जल में डूब जाती है, इस तरीके से, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब प्रदूषित जल से होने वाले रोग देखिए। तो प्रदूषित जल से मानव में कौन कौन से रोग हो जाते, तो एक तो पेचिश, डायरिया, अतिसार यानी दस्त जिसे कहते हैं, टाइफाइड जिसे म्यादी बुखार, पीलिया और हैजा। एक आपका मतलब चयन करने के लिए आता, 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा एक ऐसा समूह है जो प्रदूषित जल के कारण होता है, या कौन सा एक विकार है जो प्रदूषित जल से होता है। तो ये बीमारियां आपको याद रखनी हैं। जल में पारे के घुलने से, जल में यदि पारा अधिक मात्रा में घुल जाता है तो उससे मिनीमाता रोग हो जाता है, और जल में यदि कैडमियम अधिक मात्रा में घुल जाता तो उससे एटाई रोग होता है। तीनों पर आप स्टार लगा लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ हम जल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल के अणुओं में कौन सा बल होता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रहते, तो अंतराण्विक आकर्षण बल। शुद्ध पानी 0 पर जम जाता है जिसे हम हेमांक बिंदु कहते हैं, और 100 पर उबलने लगता है, मतलब जिसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। इसके बीच में यदि जल रहेगा 0 से अधिक और 100 से नीचे तो वो द्रव अवस्था में होता है।
द्रव जल ठोस बर्फ से भारी होती है। द्रव जल क्या होती? ठोस बर्फ से भारी, और 4 डिग्री पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। जल में घुली ऑक्सीजन के कारण मछलियाँ जीवित रहती हैं, इसलिए एक्वेरियम में मोटर लगाया जाता है जिससे जल में और अधिक ऑक्सीजन को घोला जाए। बर्फ का घनत्व कम होना मछलियों के जीवित रहने में सहायक होता है। रुधिर का कितना % भाग जल होता है? तो 80%, और मानव शरीर में तो 60 से 75 भाग बनाता है, ठीक है, जल। तो ये तो हो गया हमारा जो पोषक तत्व हमने अभी तक पढ़े, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपका वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, या फिर विटामिन हो, या खनिज लवण और जल। इसके अलावा भी एक हमारा जो मुख्य पोषक तत्व है वो है रुक्षांश, तो ये भी आपको जान लेना है। तो भोजन के उचित पाचन के लिए रुक्षांश भी महत्वपूर्ण होते हैं। पाचन के लिए तो पूछेगा रुक्षांश जो है वो क्यों आवश्यक है? तो पाचन के लिए रुक्षांश रेशेदार भोजन है जो भोजन के साथ पचते नहीं हैं, किंतु वे सुविधाजनक पाचन तथा अपशिष्टों के निकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार रुक्षांश हमारे पाचन को सरल और सुगम बनाते हैं, ठीक है। यह शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखते हैं, भोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, और भोजन के पश्चात पेट के भरे होने का एहसास होता है। यह कब्ज दूर करते हैं। रुक्षांश हमें कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। पकाए हुए भोजन जैसे पालक, चपाती आदि से भी रुक्षांश प्राप्त किए जाते हैं। रुक्षांश फिर दिया है पौधों में उपस्थित सेलुलोज से निर्मित होते हैं। हमारे तंत्र में सेलुलोज पचाने के लिए एंजाइम नहीं होते हैं, परिणाम स्वरूप रुक्षांश अपचित रहते हैं और हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव हैं और उसका आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सारे पोषक तत्व अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।